तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे चीफ रामुदा अपने बॉक्सर अलेक्जेंडर वॉक की यह हालत देख के कहने लगता है, मैंने आज तक वॉक को कभी भी किसी फाइट में इतना ज्यादा हिचकिचाते हुए और इतनी ज्यादा सांसें बढ़ते हुए नहीं देखा। चीफ रामुदा, तुम और तुम्हारा बॉक्सर वाकई में इंतहाई ज्यादा खास हो। वो ये जैसे तैसे कह रहा होता है। चीफ रामुदा को वो पल याद आता है कि कैसे वो अलेक्जेंडर वॉक से मिला था। 10 साल पहले की बात है जहाँ पे रशियन ने काफी सारे बॉक्सर्स को नेशनल में भेजा था, पर उन बॉक्सर से चीफ रामुदा जरा भी इम्प्रेस तक नहीं हुआ था कि एक दिन उसकी नजर अलेक्जेंडर वॉक पे पड़ी। उस वक्त अलेक्जेंडर वॉक काफी ज्यादा छोटा बच्चा होता था। चीफ रामुदा ने जब पहली बार वॉक को अप्रोच किया था, वॉक उससे कहता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं इंतहाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ के लिए पैसा ला सकूं। उसके टैलेंट को देखते सारे चीफ रामुदा खुदा का शुक्रिया अदा करता है। एक ट्रेनर के लिए इससे क्या ही बढ़ के होगा कि वो एक टैलेंट को पाए, उससे पॉलिश करे और उसे कई गुना ज्यादा बेहतर बना दे। तो मैंने अपने आप को वफ किया ताकि मैं उसके टैलेंट को सबसे पीक पे ले जा सकूं। मैं उसके टैलेंट के साथ स्किल को ऐड करना चाह रहा था ताकि वो कुछ ऐसा बने जिससे कोई हरा ना पाए। वॉक मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है बॉक्सिंग की दुनिया में। वॉक मेरी मास्टरपीस है, मेरी जिंदगी है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे अलेक्जेंडर वॉक ईपो माकानाउची की बजाता चला जा रहा होता है। एक से एक खतरनाक किस्म का पंच वो ईपो पे दे मारा होता है। इतनी सारी बॉडी हिट लेने की वजह से ईपो माकानाउची के पैर अब कांप उठते हैं, जो देख के चीफ रामुदा को सुकून मिलता है। अब यूं ही चीफ रामुदा अलेक्जेंडर वॉक से कहता है कि अब उसके जिस्म को मारना बंद करो, अब उसके मुंह को टारगेट करो, तुमने उसके पैर को खत्म कर डाला। अलेक्जेंडर वॉक ऐसा ही करता है और वो ईपो के मुंह पे खतरनाक किस्म के जैब्स वगैरह को बरसाने लगता है। ईपो यहाँ पे अपने डिफेंस में होता है। माकानाउची की हालत देख के पूरी की पूरी ऑडियंस शॉक में होती है, काफी बड़े सदमे में होती है। अब तो आओकी और किमुरा भी सोचने लगते हैं, मेरे ख्याल में ईपो की हालत बस से बदतर होती जा रही है, क्या ईपो को मैच इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए? क्या ऐसी बेसहारा सूरत हाल में ईपो का कोई सहारा भी है? चीफ कामुगा अपने मन में कहने लगता है, ईपो अपने चेहरे को बचाई रखो, अपने चेहरों को बचाई रखो और पलट के वार करो। मैनेजर यागी इस बिगड़ी हुई सूरत हाल को देख के कहने लगता है, आखिर ऐसी सूरत हाल में ईपो कर भी क्या सकता है? एक एहसान कीजिएगा खुद पे और ईपो पे कि टावल को फेंक दीजिएगा। इसमें सब थोड़ा सा वक्त ही बाकी है कि ईपो का डिफेंस यहाँ पे टूट जाए। ईपो की हालत पे रहम करे, अगर आप वाकई में उसके ट्रेनर है, उसको यूं मरने मत दीजिएगा, ईपो को यूं जाया मत होने दीजिएगा, ईपो को यूं खत्म मत होने दीजिएगा, ईपो की स्ट्रेंथ को यूं खत्म मत कीजिएगा। ईपो टैलेंटेड बॉक्सर है, अगर वो आज एक मैच हार भी गया तो वो रिकवर कर लेता है, वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो बॉक्सिंग की दुनिया में उसके नाम को यूं मत मिटने दीजिएगा। अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो वाकई में ईपो यहाँ पे मर भी सकता है, ईपो की जान जा सकती है, ईपो के पास कोई हथियार तक नहीं बचा। तो चीफ कामुगावा कहता है, नहीं, ईपो के पास हथियार है, वो उसकी दोनों टांगों के बीच में है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ईपो को इसलिए ट्रेनिंग दी है, इसलिए उसके टैलेंट को नोटिस किया कि बस उसके पंचेस में बहुत ज्यादा दम है, तो तुम गलत हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब ताकामुरा इसकी बढ़ बढ़ के अपने मुंह से तारीफें करता था तब मुझे उस पे यकीन नहीं आता था। ईपो मुझे बॉक्सिंग के नाम पे दब्बा लग रहा था। वो तब का वक्त है जब मैं ईपो माकानाउची से पहली बार मिला था, पर उसी बॉक्सिंग के नाम पे दब्बा ने मुझे कुछ समझाया, मुझे कुछ दिखाया। उसके पास एक ऐसी वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो कि शायद से किसी दूसरे बॉक्सर के पास ईपो की मिकदार में पाया जाए, और वो है ईपो माकानाउची की हिम्मत, उसका जुनून और जज्बा, वो शोलों से भड़कती हुई आग जो कि उसके सीने में दसी पड़ी है। वो इतनी ज्यादा बढ़ के है कि वो जैसे बॉक्सर तो क्या, बल्कि शायद से वो ताकामुरा को भी टक्कर दे दे। ईपो की बॉडी तो फिर भी अभी ट्रेन है, लेकिन जब उसने मियाटा के खिलाफ लड़ा था तब तो उसकी बॉडी ट्रेन भी नहीं थी, और मियाटा ने इसकी हालत उस वक्त उससे भी कई गुना ज्यादा बदतर की थी। मगर ऐसी बेसहारा सूरत हाल में होने के बावजूद भी ईपो को सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ तो अपने पैरों पे हुआ। इतनी डैमेज लेने के बावजूद भी उसने कदम जमा के रखे, जबकि उसके जिस्म ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। उसका एक एक जिस्म का हिस्सा जब उसका साथ नहीं दे रहा था, बस उसके सीने आंखों
आंखों और दिमाग में एक ही चीज थी, वो था उसका जुनून जुनून और वो जज्बा, वो भड़कते हुए शोले, वो शोलों में भड़कती हुई आग, वो इंटेंसिटी जो कि इसके दिलो दिमाग और सीने में छाई हुई थी। इस बच्चे के पास वो है जो कि तुम ट्रेनिंग के बावजूद भी नहीं पा सकते, जो कि ट्रेनिंग से तो हासिल ही नहीं किया जा सकता। बस यही चीज इप्पो माकानाउची का टैलेंट है। वो ये जैसे तैसे कहता है कि दूसरे ही पल अलेक्जेंडर वोग इप्पो माकानाउची के डिफेंस को तोड़ डालता है। अब डिफेंस के टूटते बाद ही मोस्टली ज्यादातर लोग पीछे हटते हैं, मगर इप्पो उल्टा आगे के कदम जमाते सारे एक खतरनाक किस्म का पंच उसके मुंह पे दे मारता है, जो कि ये चीज जरा भी किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं की होती। इप्पो की टांगे अब उसका ज्यादा साथ नहीं दे रही होती कि वो खतरनाक किस्म के पंच को थ्रो कर पाए, कि इसके बावजूद भी इप्पो अपने जैब्स को बरसाता रहता। पर अभी भी इप्पो माकानाउची के पंचेस में काफी ज्यादा दम होता है। तो यहाँ पे इस बार हम वॉक को डिफेंस में देखते हैं। पूरी ऑडियंस अब अपना दम लगा के इप्पो को चीयरिंग करने लगती है कि हम तुम्हें ही जीतता हुआ देखना चाहते हैं इप्पो माकानाउची। उल्टा इसके बावजूद भी हम इप्पो को पिटता हुआ देखते हैं, पर इप्पो पंच मारे बिना रह ना पा रहा होता। तो इप्पो इसके साथ ही साथ फाइट बैक भी कर रहा होता है। वो की पंचेस की स्पीड थोड़ी सी स्लो होने लगती है क्योंकि वो मार मार के थक गया होता है। वो अपने मन में कहता है काफी डीट होता हूँ, पर आखिरकार वॉक भी मारता जाता कि एक वक्त आता है इप्पो का जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। तो बस वॉक अपना फाइनल ब्लो मार के इप्पो माकानाउची का काम तमाम करने को जा रहा होता है कि इप्पो के पुराने पंचेस का दर्द वॉक के जिस्म में छा जाता है, जिस वजह से वॉक की टांगे उसका साथ देना छोड़ जाती है और उसका हमला भी इप्पो माकानाउची को ना लगता। चीफ कामुगावा इस सुनहरे मौके से इप्पो को फायदा उठाने के लिए कहता है, जो सुन के इप्पो यहाँ पे फायदा उठाते हुए अपना मॉन्स्टर राइट उसके मुंह पे सीधा दे मारता है। उसके मुंह पे यू पंच मारने के बाद इप्पो को थोड़ी बहुत और अच्छे से होश आती है। इप्पो स्पीड से आगे बढ़ता, दूसरा पंच भी उसके मुंह पे मारता। वॉक की स्पीड यहाँ पे इंतहाई ज्यादा स्लो हो चुकी होती है क्योंकि वॉक का स्टैमिना भी इप्पो से कम होता है। अब क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि वॉक हमेशा से अपनी लड़ाई को काफी जल्दी खत्म कर डालता है, पर आज वो लड़ता जा रहा है कि आखिरकार लड़ के उसका स्टैमिना खत्म हो गया है। और जहां तक इप्पो की बात है, इप्पो तो मार खाने का काफी ज्यादा आदी है। इप्पो ने ट्रेन ही अपनी बॉडी को इस तरह से किया कि उसका स्टैमिना और उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा, और ऊपर से इप्पो माकानाउची का एक पंच आम पंचेस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से उसके पुराने पंचेस भी अलेक्जेंडर वोग को अभी तक दर्द कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे बताया जाता है चीफ कामुगावा इसलिए इप्पो को लड़ने के लिए इतना ज्यादा मजबूर कर रहा था क्योंकि उससे मालूम था कि अलेक्जेंडर वोग ज्यादा देर तक लंबी फाइट्स नहीं लड़ सकता और उसकी बॉडी थोड़ी देर में जवाब दे जाएगी। जबकि इप्पो जब से बॉक्सिंग की दुनिया में आया है वो काफी ज्यादा मार खाता है, वो काफी ज्यादा लंबी फाइट्स लड़ता है। तो चीफ कामुगावा को पता था कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वॉक का जिस्म जवाब दे दे। इप्पो अब अपने जिस्म में रही से बची कुछ स्ट्रेंथ को इस राउंड में आजमा रहा होता है। इसके लिए वो पूरे राउंड को कुर्बान कर रहा होता है। इप्पो अब यहाँ पे वॉक पे बाड़ी पर होता है। इप्पो के एक एक पंच के पीछे वो काफी बड़ी ताकत को पाता है। चीफ कामुगावा चिल्लाते हुए कहता है, इप्पो हमारे लिए तो ये फाइट सब अभी शुरू हुई है, दिखा दो उन्हें कि तुम किस मिट्टी से बने हो। इप्पो अब लगातार अलेक्जेंडर वोग पे बाड़ी पर होता है। अलेक्जेंडर वोग को समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर इप्पो का पंच कहाँ पे लैंड करेगा। तो अलेक्जेंडर वोग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं एक ऐसा पंच को थ्रो करूंगा जिससे इप्पो नीचे होकर डॉज करेगा, और वो जब नीचे बैठता है तो वो जरूर गजियल पंच का सहारा लेता है। और अलेक्जेंडर वोग को अच्छा खासा मालूम होता है कि उसका गजियल पंच मुंह पे लगता है। अब यही सोच के वो फौरन से इप्पो की ओर एक ऐसा पंच मारता है जिससे इप्पो नीचे होकर डॉज कर लेता है। नीचे होते सारी इप्पो यहाँ पे गजियल पंच का सहारा लेते हुए चूचू उस पे थ्रो करने को ही जा रहा होता है कि चीफ को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है। चीफ सोचने लगता है अलेक्जेंडर वोग को मालूम भी है कि अगर वो ऐसा पंच को थ्रो करेगा तो इप्पो जारी सी बात है गजियल पंच का ही सहारा लेगा। यही सोचते सोचते चीफ फौरन से इप्पो को वार्न करता है कि गजियल पंच को अभी मत बरसाओ। इप्पो ये सुनते सारी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इप्पो ऑलमोस्ट अपने स्टैंस में होता है और अपने पंच को भी बरसा चुका होता है, और इतनी स्पीड में होता है कि अगर अपने आप को रोकने की कोशिश की तो वो सीधा जाके वॉक के साथ टकरा जाएगा। जबकि वॉक पूरे तरीके से इप्पो के इस पंच को रोकने के लिए तैयार होता है और उसके तुरंत बाद अपना काउंटर पंच मारने के लिए भी तैयार होता है। तो इसी वजह से इप्पो अपने आप को और भी झुका देता है, इतना ज्यादा झुका देता है कि इप्पो माकानाउची का पंच वॉक के डिफेंस के नीचे से होते होते उसकी बॉडी पे सीधा जा लगता है। तो हाँ यार, जिस वजह से इप्पो माकानाउची का
गजियलपन सीधा जाके उसकी बॉडी पे लगता है। ये देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस पंच को खाने के बाद वॉक की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसके शरीर में, उसके जिस्म में, उसके पेट में एक गंदा सा दर्द होता है। चीफ रामुदा की बोलती बंद होती है और बस उसके जिस्म से पसीना छूट रहा होता है। चीफ कामुगावा और मैनेजर यागी को अब एक उम्मीद सी और एक चमक सी दिखती है। चीफ रामुदा के अभी तक पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि गजियल पंच का तरीका तो काफी ज्यादा कैजुअल है। हम देख पाते हैं वॉक का जिस्म और उसके घुटने अब झुके से होते हैं। ईपो अपने पैटर्न में जाता है, 2-3 पंचेस लगाता है और उसको नॉकडाउन कर डालता है। ईपो माकनाउची को तबाही मचाता देख के, यू सिचुएशन को पलटता देख के पूरी की पूरी ऑडियंस इस वक्त हाइप में होती है। ये कैजुअल तरीका देख के चीफ रामुदा को अपनी गलतियों पे अफसोस होने लगता है और उसे यकीन आता है कि चीफ कामुगावा आखिर क्यों इतना ग्रेट टीचर है। चीफ रामुदा को उसके घमंड और अलेक्जेंडर वॉक के टैलेंट ने अंधा कर दिया था। चीफ रामुदा सोचने लगता है अलेक्जेंडर वॉक की कोई कमी नहीं है, अलेक्जेंडर वॉक का टैलेंट भी है, उसके पास ताकत भी है, गलती मेरी थी, मैंने उसे सही ट्रेन नहीं किया। अगर उसको मेरे बजाय, अलेक्जेंडर वॉक को मेरे बजाय चीफ कामुगावा ने ट्रेन किया था तो आज वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर होता। और बस से बदतर मैं इतने घमंड में अपने डूब गया था कि मैंने अलेक्जेंडर वॉक को इसके बाद का तरीका तक नहीं सिखाया। कि अगर सपोज तुम ऐसी सूरत हाल में आ जाते हो कि जहाँ पे तुम नॉकडाउन होते हो तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करके दोबारा खड़े होते हैं। चीफ रामुदा ने अपनी आंखों से अपनी गलती को देखा और आज उसे पहली बार एहसास हो रहा है। बाय द वे मैं पहले ही बता दूं, अलेक्जेंडर वॉक ईपो से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर अलेक्जेंडर वॉक ने ईपो को अपना दोस्त ना समझा होता रिंग के अंदर तो अलेक्जेंडर वॉक कब का जीत चुका होता। और जब उसे एहसास हुआ कि रिंग में हर कोई दुश्मन होता है तो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अलेक्जेंडर वॉक का स्टैमिना खत्म हो गया था, उसका जिस्म स्लो पड़ गया था। खैर यार, चीफ रामुदा को अब फिक्र हो रही होती है कि ऐसी सूरत हाल में क्या वो उठ पाएगा। मैंने आज तक उसे इस तरह की ट्रेनिंग दी ही नहीं है। रेफरी जूजू एक तरफ गिर रहा होता है, दूसरी तरफ ईपो सोच रहा होता है। चीफ कामुगावा को पता था कि ऐसा मौका जरूर आएगा। हम देख पाते हैं तड़पते हुए वॉक को जो कि दर्द से तड़पते तड़पते अपने घुटनों को उठाता है कि वो दोबारा से नीचे गिर जाता है और बस उसका सर काफी भारी होता है। उसे लगने लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा कि तभी यहाँ पे उसे अपनी माँ की याद सताती है जो कि बिस्तर पे पड़ी अपनी जैसे कि आखिरी सांस से जी रही थी। अलेक्जेंडर वॉक उस वक्त काफी ज्यादा छोटा था, वो बर्फ में बाहर निकल गया जैसे कि खुद की मौत को पाने के लिए, पर अपनी माँ के लिए डॉक्टर को ढूंढने के लिए। कि ज्यादा सर्दी बढ़ जाने की वजह से गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की होती है कि कोई भी अपने घरों को छोड़ के बाहर ना निकले क्योंकि उन दोनों में रशिया में इतनी ज्यादा ठंड हो गई होती है कि वो इंसान के खून को भी जमा देती है। अलेक्जेंडर वॉक अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी डॉक्टर की खोज में निकला होता है। सर्दी का तूफान काफी ज्यादा होता है, अलेक्जेंडर वॉक की टांगे उसका जवाब दे देती है और वो वहां पे बस मरने के लिए पड़ा होता है। कि तभी इतनी ठंड में अलेक्जेंडर वॉक को एक भेड़िए की आउल की आवाज सुनाई देती है। वो नोटिस करता व्हाइट फैंग भेड़िया काफी ज्यादा खूबसूरत है और इतनी सर्दी में भी अपने कदम जमा के खड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉक की आवाज को सुनते हैं जो कि कह रहा होता है, खैर आज हम बात करेंगे मेरे बचपन की कहानी पे जो कि एक आध बज गई है। जब मैं छोटा बच्चा था 27-28 साल का तो मैं एक बर्फ के पहाड़ गया था जहाँ पे मैं एक भेड़िए से मिला जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर थी, कैलकुलेटेड रिस्क ले रही थी। बाद में उसी से ही इंस्पायर्ड होके मैंने अपना बॉक्सिंग का करियर शुरू किया। तो अब खुद ही बताइएगा कि क्या बॉक्सर बनना आसान है। कहानी प्रेजेंट पे आती है और अलेक्जेंडर वॉक इसी के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैं आज ना उठ पाया तो मैं फिर बचपन की तरह ही कमजोर हूँ, मुझे वुल्फ की तरह स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपनी मदर को बचा सकूं। और यही सब सोचते सोचते वो अपने कदमों पे खड़ा होता है अपनी माँ को दिखाने के लिए कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक चीफ रामुदा ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि आज तक उसने कभी उसको ये ट्रेनिंग दी ही नहीं। दोनों के बीच में फाइटिंग को यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है। दोनों के जिस्म उनका साथ नहीं दे रहे होते, दोनों के दोनों अपनी अपनी लिमिट पे होते हैं। वो अपनी माँ के लिए यहाँ पे लड़ा होता है तो दोनों के जुनून और जज्बे ही बस उनका साथ दे रहे होता है। अलेक्जेंडर वॉक यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जख्मी होता है जिस वजह से वो ईपो माकनाउची को क्लिंच
करने लगता है। वो की इतनी बहादुरी, उसकी इतनी हिम्मत देख के अब जापानीज पीपल भी उसे थोड़ी बहुत सपोर्ट और रिस्पेक्ट दिखाने लगता है। चीफ रामुदा सोचने लगता है वो बस किसी भी तरीके से तुम इस राउंड को सरवाइव करके मेरे पास वापस आओ, ताकि मैं तुम्हें आगे की टीचिंग्स बता सकूं कि ईपो जैसे को तुम कैसे हराओगे। और अब कैसे ना कैसे करके वो 4 सेकंड तक डॉज करता रहता है, ब्लॉक करता रहता है कि आखिरकार यहाँ पे राउंड खत्म हो जाता है। अब ईपो का चीफ उससे काफी खुश होता है कि वो उसकी टीचिंग्स पे काफी अच्छे से काम कर रहा है, जबकि दूसरी ओर वॉग अपनी जीत को पाने के लिए मरता जा रहा होता है। उसकी आंखों में भी वही शोले होता है, जिसको देख के वॉग के चीफ की रूह कांप उठती है और वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि जुनून और जज्बा ही सब कुछ है। हाँ, वही जुनून और जज्बा जो कि मैंने कामुगावा के सामने मजाक उड़ाया, पर दिखने से तो लगता है, तुम्हारी आंखों में देखने से लगता है मुझे तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है। यूं ही नेक्स्ट राउंड की शुरुआत होती है। मैनेजर यागी चीफ से कहता है आप वाकई में काफी ज्यादा समझदार है, आपने जैसा सोचा वैसा ही इस वक्त हो रहा है। पर चीफ थोड़ी टेंशन में होकर कहने लगता है नहीं, मैंने सोचा था कि पिछले राउंड में ईपो जीत जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और तंग रह के चीफ कामुगावा मैनेजर यागी से तौलिया मांगने लगता है। वो बताता है कि अगर कुछ भी बुरा होगा तो मैं तौलिया को तुरंत से ही फेंक दूंगा। अब दोनों के दोनों अपने अपने फाइटिंग स्टैंस ले लेते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि दोनों के दोनों सामने से लड़ेंगे। अब ये बर्दाश्त का मुकाबला है, जिसमें ज्यादा जुनून और जज्बा, वो इंटेंसिटी होगी, वही आखिर तक लड़ेगा और जीतेगा भी। दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, अपने अपने पंचेस बरसाने लगते हैं, अपने अपने वारों को आजमाने लगते हैं, एक दूसरे को अपने अपने जाल में फंसाने लगते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते इतना ज्यादा थक गए होते हैं जैसे कि इनको लगने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ सालों से लड़ रहे हैं। अलेक्जेंडर वॉग और ईपो सोचने लगते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, क्या बाहर बारिश हो रही है या फिर धूप निकली हुई है। और दोनों को कुछ ऐसे मालूम होने लगता है कि दोनों के दोनों अपने कंधों पे पहाड़ को उठा रहे हैं या फिर ट्रेन को घसीट के ला रहे हैं। ईपो का जिस्म इस वक्त नम पड़ गया होता है, उससे जर्रा भी महसूस तक नहीं हो रहा होता। जबकि दूसरी ओर अलेक्जेंडर वॉग सोचने लगता है कि सुबह सुबह उठ के वो नाश्ते में आज क्या खाएगा। दोनों के दोनों इस वक्त स्पीड बराश में होते हैं, मतलब कि अपनी सांस को रोक के अपने अपने पंचेस को बरसा रहे होते हैं कि नजर चपकते ही अलेक्जेंडर वॉग का एक खतरनाक किस्म का पंच ईपो माकनाउची के मुंह पे लगता है, जिस मौके से फायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर वॉग सोचता है कि मैं अब मैच को यहाँ पे खत्म करता हूँ। मगर वो जैसे ही अपना पहला पावर पंच को थ्रो करता है, ईपो लैश आउट करके उसे डॉज करता है और उसके तुरंत बाद अलेक्जेंडर वॉग दोबारा से अपने पावर पंच को थ्रो करता है कि नजर चपकने की देर होती है कि ईपो आंख से गायब होते हुए उस पंच को भी डॉज कर लेता है। ये देख के चीफ रामुदा की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि ईपो अपनी लाइटनिंग स्पीड को बचा के रख रहा था। अब इसी के कारण उसने दोस्त के पावर पंचेस को डॉज किया। अब अलेक्जेंडर वॉग के जिस्म में ज्यादा एनर्जी नहीं बची कि वो अपने तीसरे पंच को भी बरसा पाए। अलेक्जेंडर वॉग अब ज्यादा देर तक अपनी सांस को ना रोक पाता, बस अलेक्जेंडर वॉग के सांस की टूटने की ही देर होती है। ईपो अपने कदम को आगे लेता, ईपो झुकते सारे फौरन से गजियल पंच का सहारा लेता। तो हाँ यार, अपने गजियल पंच के दम पे वो अलेक्जेंडर वॉग को उसके घुटने झुकाने पे मजबूर कर डालता। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि जैसे जैसे वो उठने ही लगता है कि यहाँ पे हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।